अगला हम देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में हुआ था। क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था और व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, किसी को देखे बिना सत्याग्रही चुपचाप बैठ जाते थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। विनोबा भावे और अनेक ऐसे नेता थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया अलग अलग जगह पर। वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। इन्हें प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कहा जाता है। इसके बाद रामगोपाल तिवारी, ज्वाला प्रसाद, रघुनंदन प्रसाद और चिंतामणि उत्पलवार जैसे नेताओं ने जो बिलासपुर का जिला था वहां से भागीदारी दी अपनी और व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। इसके बाद दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, वाई.वी. तामसकर और श्री राम कुमार सिंगरौल ने व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में अपनी भागीदारी दी। ठीक है, तो ये तो रहा 1942 का व्यक्तिगत सत्याग्रह। इन सत्याग्रहियों के नाम पूछे जाते हैं। तो अगला हम देखते हैं रायपुर डायनामाइट केस जो 1942 में हुआ था। 1854 में रायपुर जेल का निर्माण हुआ था और यहीं पर सारे क्रांतिकारियों को रखा जाता था कैद करके, और बहुत सारे मतलब जो भी अपराध करते थे उनको रखा जाता था। लेकिन हुआ ये कि 1942 में जो भी क्रांतिकारी आंदोलन करते पकड़े जाते थे उन्हें उसी जेल में रखा जाता था। तो इस जेल को डायनामाइट बिछा करके उड़ाने की कोशिश की गई थी। इसी केस को रायपुर डायनामाइट केस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ज्यादातर कौन कौन से लोगों ने भाग लिया इसके बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, बिलख नारायण अग्रवाल, ईश्वरी चरण शुक्ल, नारायण बावरिया, नारायण राठौर और जयनारायण पांडे। नारायण वर्ड जो है कई बार आया हुआ है, ये हेल्प करेगा आपको याद करने में। और दूसरा ये जो 2-3 नाम है उसको याद कर लीजिए, बिलख नारायण और ईश्वरी चरण शुक्ल। ठीक है, तो इन नेताओं के नाम पूछे जाते हैं पेपर में और इनके नाम दे करके पूछ दिया जाता है कि कौन कौन रायपुर डायनामाइट केस से संबंधित थे। इस तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो अहिंसा का एक नया दौर शुरू हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने ही भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया क्योंकि वो पहले अहिंसा के मार्ग में चलते थे। ठीक है, अहिंसा ही उनका परमो धर्म था। लेकिन जब उन्हें ये समझ में आया कि अब अहिंसा का रास्ता छोड़ना चाहिए और हिंसा की ओर उतरना ही पड़ेगा, तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। ठीक है, तो इसके लिए कांग्रेस का बंबई अधिवेशन हुआ जिसमें गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की और करो या मरो का नारा दिया था। तो इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी बहुत जम के पड़ा और छत्तीसगढ़ में भी सारी गतिविधियां हुई जो भारत में जगह जगह पर होने लगी थी। यहाँ पर भी बहुत सारे नेताओं ने भाग लिया। लेकिन सबसे पहले तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बंबई अधिवेशन था उसमें छत्तीसगढ़ के कौन कौन से नेताओं ने भाग लिया था। तो देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, यतीतन लाल, बैरिस्टर शेडीलाल शिवदास डागा और महंत लक्ष्मी नारायण दास, ऐसे बहुत सारे नेताओं ने भाग लिया था। लेकिन स्पेशली चूंकि इनके नाम पूछे जाते हैं इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। तो 8 अगस्त 1942 को जो घोषणा हुई थी उसमें ये सभी लोग पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन जब ये बंबई अधिवेशन से वापस लौट रहे थे तो चूंकि सरकार ने घोषणा कर दी थी कि जो कोई भी अब इसमें भाग लेगा भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के बाद तो सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही हुआ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1920 का भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन का जो स्वरूप था 1920 का असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों का कंबाइन रूप था। ठीक है, मतलब इसमें ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी कि आपको अंग्रेजी वकालत की उपाधि छोड़नी पड़ेगी या फिर चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा। इसमें बस ये कहा गया कि आप जो कर सकते हो करो। ठीक है, तो दोनों रूप दिखा था, असहयोग भी दिखा था और सविनय अवज्ञा भी दिखा था। ठीक है, तो देखते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन का बंबई अधिवेशन से लोग लौट रहे थे तो मलकापुर स्टेशन में बहुत सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। जैसे कि आप भारत के इतिहास जब पढ़ोगे तो उसमें भी समझ आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की जब घोषणा की गई थी तो गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया था। तो छत्तीसगढ़ के में बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। देखिए, ये सभी को तो गिरफ्तार किया ही गया था, इसके अलावा और भी कुछ नेता थे जिनको गिरफ्तार किया गया था तो उसको भी पूछा जाता है। तो मलकापुर स्टेशन में गिरफ्तार होने वाले नेता थे
कुंज बिहारी अग्निहोत्री, खूबचंद बघेल, इन सभी नेताओं ने मलकापुर स्टेशन में अपनी अपनी गिरफ्तारी दी थी। द्वारिका प्रसाद मिश्र, ठीक है। तो देखिए, ये सभी जब नेता मलकापुर स्टेशन में गिरफ्तार हो गए तो आखिर कौन भारत छोड़ो आंदोलन को संचालित करता? इनकी गिरफ्तारी से जनता पूरी तरीके से बौखला गई थी और अनेक छोटे छोटे नेताओं या क्रांतिकारियों का उदय हुआ और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का मोर्चा छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे तरीके से संभाला। जगह जगह पर जुलूस निकाले गए, भाषणबाजी किए गए, नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया गया और जितने भी सरकारी प्रतीक थे जैसे कि पोस्ट ऑफिस, स्टेशन, इन सभी को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, उड़ाने की कोशिश की गई। जैसे कि 1942 में ही दुर्ग के रघुनंदन सिंह रॉल ने कचहरी में वहां की आग लगा दी थी और उसे जलाकर तबाह करने की कोशिश की थी। तो ऐसे अनेक घटनाएं घटी, जैसे कि कहीं पर पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट बॉक्स होते थे उसको उड़ाने की कोशिश की गई। ईश्वरी चरण शुक्ल पर ये इल्जाम लगा था कि उन्होंने पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बॉक्स को उड़ाने की कोशिश की गई, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, अनेक जगह पर अलग अलग तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और बहुत सारे नेताओं ने अलग अलग जगह पर भाषणबाजी और नारेबाजी की थी। तो उसको देखते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं, क्योंकि इनके नाम स्पेशली पूछे जाते हैं कि रायपुर जिले से 1942 में कौन भाग लिया था, कि राजनांदगांव से कौन भाग लिया था। इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, तो उसको देखते हैं। तो देखिए, सभी क्रांतिकारी नेता तो गिरफ्तार हो चुके थे, फिर भी अलग अलग जगह पर अलग अलग नेताओं का नेतृत्व मिला। जैसे रायपुर में त्रेटानाथ तिवारी, रणवीर सिंह शास्त्री, कमल नारायण, जय नारायण और रामकृष्ण ठाकुर जैसे नेताओं ने यहाँ पर मोर्चा निकाला, नारेबाजी की और जगह जगह पर लोगों को इकट्ठा करके भारत छोड़ो आंदोलन में कूदने के लिए आह्वान किया। कुछ समय बाद रामकृष्ण ठाकुर और वल्लभ दास को पुलिस के हाथों गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, अब दुर्ग की अगर बात करते हैं तो दुर्ग में जैसे मैंने बताया कि रघुनंदन सिंह रॉल ने वहां की कचहरी में आग लगाने की कोशिश की थी और सेम यशवंत सिंह ठाकुर ने वहां की नगर पालिका में आग लगा दिया था। इसी तरीके से बिलासपुर में बैरिस्टर शेरीलाल, यदुनंदन प्रसाद, चिंतामणि ओत्तलवार, कालीचरण और राजकिशोर वर्मा जैसे नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब देखो, हमने भारत छोड़ो आंदोलन में जो भी नेता इन्वॉल्व थे उन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया और कैसे इसका रूप रहा था ये भी हमने देख लिया है। अब हम मध्य प्रांत का चुनाव हुआ था फिर से 1945 में, उसको देखते हैं क्योंकि उससे भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, मध्य प्रांत में मंत्रिमंडल का गठन किया गया था 1945 में, जोरों शोरों से चुनाव हुआ और उसके बाद अनेक कांग्रेसी नेताओं ने इसमें अपनी भागीदारी दी और जीत दर्ज की थी। तो देखिए, बलौदा बाजार से पंडित रविशंकर शुक्ल का चयन हुआ था, महासमुंद से जमुनालाल चोपड़ा, धमतारी से लक्ष्मी नारायण दास, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त ठाकुर, प्यारेलाल, राजनांदगांव से रामदयाल तिवारी मुंगेली से निर्वाचित हुए थे, जिसमें घनश्याम सिंह गुप्त को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया और पंडित रविशंकर शुक्ल को मुख्यमंत्री का पद मिला था। तो इसके बाद हम देखते हैं संविधान निर्मात्री सभा। संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया, उसमें छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रांत से 17 कांग्रेसी नेताओं का चयन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ से 3 नेता चुने गए थे। पहले थे पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरे थे बैरिस्टर शेरीलाल, और तीसरे थे घनश्याम सिंह गुप्त।
जिसमें से घनश्याम सिंह गुप्त का चयन हिंदी प्रारूप समिति में अध्यक्ष के रूप में किया गया था। तो ये जो 3 नेता थे, जिनका 17 कांग्रेसी में से ये एक थे जिनका चयन मध्य प्रांत से किया गया था, और तीनों ये छत्तीसगढ़ से थे। इसके साथ ही कुछ देशी रियासतों के कुछ व्यक्तियों का भी चयन किया गया था, तो उसको भी देखते हैं। जैसे कि कांकेर से राम प्रसाद पोटाई, किशोरी मोहन, राय साहब, रघुराज। ठीक है, इन रियासतों के नेताओं का भी चयन संविधान निर्मात्री सभा में किया गया था, जिसमें से किशोरी मोहन रायगढ़ से थे, रायगढ़ रियासत के, और राय साहब जो थे वो रघुराज जी सरगुजा रियासत से थे। ठीक है, तो टोटल 6 व्यक्तियों का यहाँ से संविधान निर्मात्री सभा में चयन हुआ था। तो अब आगे देखते हैं और कुछ की पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि 9 अगस्त 1945 को प्रतिवर्ष, चूंकि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो 9 अगस्त 1945 को अगस्त दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसकी शुरुआत बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने की थी, जो धमतरी के रहने वाले थे। इसके अलावा 14 जुलाई 1945 के शिमला समझौता में छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ल ने भाग लिया था। जब रियासतों का विलय हुआ भारत में 1947 में, तो उस समय छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलय करने के लिए काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट की स्थापना की गई थी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह की अध्यक्षता में, जिसके सचिव जय नारायण पांडे थे। इसी संस्था के द्वारा रियासतों का विलय भारत सरकार ने किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को किन किन जगह पर किन किन नेताओं के द्वारा ध्वजारोहण किया गया था। जैसे रायपुर के दुर्ग, बिलासपुर, इन सभी जगहों पर अलग अलग नेताओं ने ध्वजारोहण किया था। जैसे कि रायपुर में आर.के. पाटिल, आर.के. पाटिल ने ध्वजारोहण किया था। दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त ने, गांधी चौक में वामन राव लाखे ने, और बिलासपुर में राम गोपाल तिवारी ने ध्वजारोहण किया था। इसी प्रकार आगे 15 दिसंबर 1947 को, ठीक है, 15 दिसंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था रियासतों के विलय को लेकर। और इसी समय रायपुर यूथ लीग की स्थापना की गई थी। इस लीग के स्थापना करने वाले व्यक्तियों में सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल और यतियतन लाल, हाँ यतियतन लाल जी थे। यतियतन लाल,
इन तीनों नेताओं ने रायपुर यूथ लीग की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य यहाँ के जो युवक थे उन्हें आकर्षित करना और आंदोलन में प्रेरित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कभी कभी कुछ लीग की स्थापना की गई थी उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल और कीर्तिलाल नाथ के द्वारा रायपुर यूथ लीग की स्थापना की गई थी। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हिस्ट्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो किसी भी बुक से नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको हर एक चीज को पढ़ना होगा क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी आ रहे हैं। जो पहले के क्वेश्चंस आ चुके हैं उन्हें अब नहीं पूछा जा रहा है, नए नए क्वेश्चंस निकाले जा रहे हैं।